मेडागास्कर फिल्म में दिखाया गया कि किस तरह से जंगल में पानी की भयंकर कमी हो गई है और जानवर पानी निकालने के लिए कुआं खोद रहे हैं तो उसमें सोने जवाहरात तो निकल रहे हैं, लेकिन पानी की एक बूंद भी नहीं निकल रही। जंगल का जो नया नया राजा बना है वो एक समाधान निकालता है। वो कहता है कि अगर पानी चाहिए तो एक दूसरे से लड़ना पड़ेगा, जो जीतेगा पानी उसका। लेकिन फिर दूसरा शेर उस बांध को तोड़ने की योजना बनाता है जिसने जंगल में बहकर आने वाले पानी को इंसानी जरूरतों के लिए रोक लिया और बहाव पर नियंत्रण कर लिया। सत्ता यही सोच रखती है और इसी सोच का नतीजा है नदियों पर नियंत्रण। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि जनता को अपने पाले में लाया जाए, उसे ये समझाया जाए कि नदियां मिलती नहीं है, मिलाई जाती है। जैसे राजनीति में गठजोड़ करके सत्ता चलाई जाती है। सत्ता पर बैठे लोगों का मानना है कि नदियों का गठजोड़ करके विकास की नहर बहाई जा सकती है। और वैसे भी जो पानी इंसान के काम ना आकर अगर जानवरों या वनस्पतियों के काम आ रहा है तो वो पानी एक प्रकार से व्यर्थ जा रहा है। और विकास प्रकृति का विनाश तो सह सकता है, लेकिन संसाधनों का व्यर्थ होना उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। केन बेतवा लिंक परियोजना, जहां दो नदियों को लिंक किया जा रहा है और उसके साथ ही कई चीजें अनलिंक हो रही हैं। दोड़न गांव में परियोजना के तहत होने वाले विस्थापन और उसके बाद सही मुआवजे को लेकर महिलाओं ने चिता पर अपने बच्चों के साथ लेटकर विरोध किया और सरकार ने उन्हें सही मुआवजे का आश्वासन दिया और विरोध प्रदर्शन रुक गया। लेकिन पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में जो पेड़ अपनी जड़ों से अनलिंक हुए वो कोई विरोध नहीं कर पाए। जो बाघ फिर से यहाँ बसे थे और अपना घर बनाने की सोच रहे थे, जो गिद्ध सिर्फ पंख फैलाना जानते हैं, उनके बिखरे घरों के साथ, और जो घड़ियाल इसे अपना घर समझे बैठे थे, उनके साथ इंसानों का कभी कोई लिंक रहा ही नहीं। मुआवजा उन्हें क्या ही देंगे और वो क्या ही लेंगे, और अगर उन्हें बचाने गए तो नदियों का मिलन नहीं हो पाएगा, जिसके बाद विकास की बयार नहीं बह पाएगी। और ये योजना इसलिए भी अहम है क्योंकि इसके बाद उन 30 नदियों के गठजोड़ के रास्ते खुल जाएंगे जो प्रस्तावित हैं। इनमें से 15 तो हिमालयी भाग में हैं और 16 प्रायद्वीपीय भाग से आती है। केन बेतवा परियोजना के पहले चरण में दोधन बांध बन रहा है, जो इस परियोजना का अहम हिस्सा भी है। उसके बाद दूसरे चरण में लोअर ओर डैम, बीना कॉम्प्लेक्स और कोठा बैराज शामिल होंगे। इसके तहत इस पर कोई मुआवजा नहीं दिया जा सकता। इसके तहत करीब 9,000 हेक्टेयर वन भूमि और डूबेगी और 7.5 लाख पेड़ कटेंगे। इसके बाद पन्ना टाइगर रिजर्व, केन घड़ियाल अभ्यारण्य का खत्म होना लगभग तय है और इस तरह हम 13 जिलों को सिंचाई, पेयजल और बिजली दे पाएंगे। 19 अप्रैल 2011 की बात है। तत्कालीन वन पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने लाख कोशिश के बाद भी केन बेतवा लिंक परियोजना को अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी देने से इनकार कर दिया था, जबकि इसके डीपीआर पर ही उस समय करीब 22 करोड़ रुपए खर्च हो चुके थे। इससे पहले 2005 में ही इस परियोजना को आकार देने के लिए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ केंद्र सरकार की रजामंदी हो गई थी। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री ने इस रिपोर्ट पर हस्ताक्षर भी कर दिया था। लेकिन इस योजना के बाद जो पन्ना टाइगर नेशनल पार्क है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उस खतरे को जयराम रमेश भांप चुके थे। इसलिए तमाम रजामंदियों के बावजूद ये योजना आकार नहीं ले सकी। फिर दोनों राज्य और केंद्र की सरकारें एक हुई और इतने सालों तक पानी हिस्सा बांटी को लेकर जो दोनों राज्यों में ठनी हुई थी, केंद्र सरकार ने दोनों राज्यों को मना लिया और समझा दिया कि देश में विकास कितना जरूरी है और विकास के लिए नदियों का ठहराव और नहरों का बहाव आवश्यक है। इस तरह दोनों राज्यों ने भी मान लिया कि विकास जरूरी है और 22 मार्च 2021 को जल दिवस के दिन दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री ने परियोजना को लागू करने के समझौते पर मोहर लगा दी और नदियों के गठजोड़ की स्क्रिप्ट फाइनल कर दी गई। हालांकि इस स्क्रिप्ट के पहले भी कई ड्राफ्ट लिखे गए, पर्यावरण को लेकर होने वाले नुकसान की जानकारी सामने आई, लेकिन विकास होना था और नदियों को नियंत्रित किया जाना तय था तो सब हो गया। केन बेतवा लिंक परियोजना को लेकर केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय नदी विकास अभिकरण नेशनल काउंसिल फॉर एप्लॉयड इकोनॉमिक रिसर्च को नदी के जोड़ से होने वाले सामाजिक, आर्थिक और कृषि पर पड़ने वाले प्रभाव के सर्वेक्षण की जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने इसके बारे में अध्ययन भी किया और एक
विस्तृत रिपोर्ट भी भेजी। इस अध्ययन से जो तथ्य निकलकर सामने आए थे उसके मुताबिक ये भविष्य में होने वाली जल त्रासदी की शुरुआत हो सकती है। यही नहीं, बुंदेलखंड के उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र वाले करीब 14 से 21 गांवों का विस्थापन भी होगा, जिसमें 7,000 परिवार या हजारों लोग विस्थापित होंगे। इस परियोजना में जो बांध बनाए जाने हैं उसमें ग्रेटर गंगऊ बांध यानी दोदन बांध काफी अहम है और पहले चरण का हिस्सा भी है, जो 77 मीटर ऊंचा है और करीब 2.13 किलोमीटर लंबा है। संरक्षित वन क्षेत्र पन्ना टाइगर रिजर्व पार्क का दक्षिणी हिस्सा भी इसी लिंक की सीमा में आता है। बांध बनने के बाद इसका डूबना लगभग तय हो गया है। यह वही टाइगर रिजर्व है जहां एक वक्त बाघों की संख्या 2009 में 0 हो गई थी। उसके बाद यहां बाघों का पुनर्वास जो कार्यक्रम है वो शुरू हुआ, जिससे यहाँ बाघों की जो संख्या थी उसमें उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई। अब एक बार बाघ फिर बेघर होने वाले हैं। इस बांध से 231.45 किलोमीटर लंबी एक नहर निकाली जाएगी जो परीक्षा से पहले बेतवा में मिलाई जाएगी। इससे 1020 क्यूबिक मिलियन पानी बेतवा को दिया जाएगा। इन नहरों से पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की करीब 98 वर्ग किलोमीटर यानी लगभग 10,000 हेक्टेयर जो जमीन है वो दलदली हो जाएगी। पर इन तमाम आंकड़ों से कुछ विशेष प्रभाव पड़ना नहीं है, क्योंकि सत्ताधीशों ने आम जनता को ये समझा दिया है कि 2 नदियों को एक नहर के माध्यम से इसलिए जोड़ा जा रहा है ताकि ज्यादा पानी वाली नदी कम पानी वाली नदी को पानी दे सके। अब ये बात और है कि केन बेतवा के संदर्भ में इसका मतलब है एक विशाल बांध और कई सारे बांध और ढेरों नहरें। जैव विविधता और फ्लोरा फौना के लिहाज से अगर समझे तो प्राकृतिक तौर पर केन और बेतवा नदी का व्यवहार करीब करीब एक जैसा ही है। जब गर्मी आती है तो दोनों ही नदियों में पानी कम हो जाता है और बरसात में दोनों ही नदियां एक जैसी उफान पर होती हैं। बस एक फर्क है, क्योंकि केन का अधिकांश हिस्सा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान यानी जो टाइगर रिजर्व है वहां से होकर गुजरता है, इसलिए ये लोगों के संपर्क में आने से बच जाती है। इसलिए इसका पानी दूसरी नदियों की तुलना में साफ है। वहीं अगर हम बेतवा की बात करें तो वो शहरों से होकर गुजरती है, तो इसमें प्रदूषण की मात्रा या प्रदूषण का प्रभाव अच्छा खासा है। अब सरकार की नजर साफ पानी पर है। सरकार जंगल से गुजरने वाले साफ पानी पर नजर गाड़े हुए है। सरकार के हिसाब से वैसे भी जो पानी इंसानों के काम नहीं आ रहा है, जो व्यर्थ जा रहा है, इसलिए उसे नहर और बांधों के माध्यम से इंसानों के काम में लाया जाए। यही वजह है कि सत्ता पर बैठे लोगों ने ये सोचने में एक मिनट भी नहीं गंवाया कि निचले हिस्से में जानवरों को पानी कैसे मिलेगा। वैसे भी जानवर या तो खाने के काम आते हैं या काम में लाए जाते हैं। हालांकि सरकारी कागज कहते हैं कि नदियों को जोड़ने से राष्ट्रीय उद्यान का बाहरी हिस्सा ही डूब में आएगा, इसलिए जानवरों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पर्यावरणजीवी महज शोर मचा रहे हैं, क्योंकि नीति निर्धारक के दस्तावेज मानते हैं कि नहरों और बांधों के निर्माण से उसके आसपास की जमीन दलदली नहीं होती है। पर्यावरणजीवी कह रहे हैं कि इसके बाद यहाँ बाघों की संख्या पर भी बुरा असर पड़ेगा। ये वो बाघ है जो अवैध शिकार के चलते एक बार 0 हो चुके हैं, जिन्हें यहाँ फिर से बचाया गया और जो इसमें खर्च हुआ उसको इस परियोजना के बजट में जोड़ा नहीं गया। इसके बाद भी इस परियोजना का जो बजट है वो वॉल्बी फिल्म में जिस तरह धरती पर कचरा इकट्ठा हो रहा था और बढ़ता जा रहा था, वैसे इसका बजट है। शुरुआत में 1994-95 के मूल स्तर पर इसकी लागत करीब 1998 करोड़ रुपए रखी गई थी। वर्ष 2015 में ये करीब 10,000 करोड़ रुपए हो गया और महज 5 साल बाद ये बढ़कर 28,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया और अब वर्तमान में इस परियोजना का बजट 45,000 करोड़ रुपए पर पहुंच चुका है। परियोजना के दूसरे चरण में मध्य प्रदेश 4 बांध बनाकर रायसेन और विदिशा जिलों में नहरें बिछाकर सिंचाई के इंतजाम करेगा। लेकिन मजेदार बात यह है कि पूरी प्रक्रिया और दस्तावेजीकरण में ये कहीं नहीं बताया गया है कि नदियों के पास इतना पानी आएगा कैसे और क्या नदियों के पास इतना पानी है। खैर, सत्ता ने सोच लिया है कि नदी का संगम कराकर रहेंगे तो वो होकर रहेगा। आने वाले दिनों में हो सकता है कि देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग, तीर्थराज यानी प्रयागराज जैसे ही जो तीर्थ है इनकी जगह मानव निर्मित प्रयाग जगह ले लें।
तब तक पर्यावरण जीवों की बातों पर ध्यान न दें।